एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बी द लाइट टीवी आपको सीज़न के हिसाब से होने वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी हादसात होते हैं, जो भी हालात होते हैं, उनके मुताबिक हर वक्त आपको अपडेट करने की कोशिश करता है। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम है, शदीद गर्मी है, बरसात की आमद है और जैसे ही बरसात का ज़िक्र आता है तो बरसात के मौसम में मक्खियाँ, मच्छर, जरासीम ये सब लातादाद मिक़दार में हवा में मौजूद होते हैं, जिसमें ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले या अपने नाक मुंह को टच करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं या सैनिटाइज़ करें। आज ऐसे ही एक एक्टिविटी जो यहाँ पे गुलिस्तान जौहर में हो रही है और यहाँ पर हम सेंट फिलिप्स चर्च में मौजूद हैं। यहाँ आपको हम बताएंगे कि कारितास वाले किस तरह से इस अवेयरनेस की मुहिम को आम लोगों तक पहुँचाने में सरगर्म हैं। कारितास पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में मौजूद लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनके लिए तालीमी, सेहत की और दूसरे बहुत सारे मुआशी मंसूबों के साथ उनकी मदद करती रहती है। आज उन्होंने यहाँ पर आपके लिए हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखने के लिए एक तरबियती कैंप का आगाज़ किया है यहाँ पे। आइए देखते हैं कि वो किस तरह से आपको सिखाते हैं कि आने वाले दिनों में जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ आप पे हमला आवर होने के लिए तैयार खड़ी हैं, आप उनसे किस तरह से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम से पहले कुछ चंद चीज़ें हैं। जैसे मैं अंदर आया, भाई लियास आए तो उन्होंने कहा कि टीओटी एक्चुअली है क्या, इसके ऊपर लिखा भी नहीं है ना कि टीओटी क्या है। तो टीओटी जो है वो ट्रेनर ऑफ ट्रेनर है, कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। ये ट्रेनिंग उनके लिए हो रही है, हम आपको एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर बना रहे हैं। तो आपके लिए है, आप एज ए ट्रेनर जो है वो हमारे लिए काम करेंगे। वॉश प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा प्रोजेक्ट आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो वॉश से है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन फॉर ऑल, कि जिसके अंदर पानी भी है, हाइजीन भी है, कोविड भी आ जाता है उसके अंदर, सैनिटेशन भी आ जाता है उसके अंदर, जिसके हम क्या कहना चाहिए, सेवरेज का, वॉशरूम का। तो ये सारा इस वॉश के अंदर जो है, वॉश उसका वो है, प्रोजेक्ट का नाम है। तो ये सारा इसमें आता है। तो वेलकम, आप तमाम लोग दूर दूर से भी आए हैं और कुछ नज़दीक से भी आए हैं, तो नाम बा नाम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। स्पेशली हमारी परवीन अनायत जो हैं आज की हमारी एज ए रिसोर्स पर्सन जो है, वो कोविड पे और हाइजीन पे बात करेंगी। तो आपकी भरपूर तालियों में मिस परवीन। आई एम मिस परवीन अनायत, पोस्ट RN BSN इन नर्सिंग। आज का मेरा टॉपिक जो है वो कोविड-19 हेल्थ हाइजीन, ठीक है, और हाइजीन पे है, ठीक है। फर्स्ट हम कोविड-19 पे डिस्कस करेंगे चंद पॉइंट्स। इसमें मैं फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगी कि कोविड-19 इज़ अ कंटेजियस डिजीज़। कोरोना वायरस इज़ अ कंटेजियस डिजीज़। इट इज़ नॉट ओनली वन हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19, इट इज़ पैंडेमिक एंड एयरबोर्न डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड-19 ऐसे हमारे पास आया जैसे एक आंधी आती है और सडनली और एक्यूट ऐसे आई कि किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो हम इसको एयरबोर्न डिजीज़ का नाम देते हैं। एयरबोर्न डिजीज़ ऐसे जो एक से दूसरे को स्प्रेड होती है, पैंडेमिक भी इसी को हम बोलेंगे और एयरबोर्न डिजीज़ भी। जैसे मीज़ल आता है बच्चों में, तो एक को लगा दूसरे को लगा, ऐसे ही कोविड-19 आया। तो कोई भी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे सारी मतलब जितनी भी दुनिया है, पूरी दुनिया में एक साथ यूँ फैला। स्टार्ट जो है ये यूहान से और चाइना से हुआ, फिर इटली इन्वॉल्वमेंट हुआ और पाकिस्तान में भी ऐसे ही ये हमारे पास आया। हमारे लिए सबसे बड़ी थैंकफुल की बात ये है कि हमारे पास 4 मौसम हैं, जिनकी वजह से हम उतनी लपेट में नहीं आए जितनी कि जो कोल्ड कंट्रीज़ आई हैं उनको बहुत ज़्यादा। इसके लिए हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम थे स्टार्टिंग में, ये कि हाई ग्रेड फीवर होना शुरू हुआ, कॉफ़ होना शुरू हुई,
SOB मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हुई और इन्फेक्शन होना शुरू हुआ। इन्फेक्शन स्पेशली लंग्स का होना शुरू हुआ, जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसने फेलियर का काम किया कि हमारा ऑक्सीजन का सेचुरेशन का लेवल जो होता है वो 92 से लेके 99 फॉर एवरीवन, आइदर चिल्ड्रन और आइदर अडल्ट, सबको इसने लपेट में लिया। बट वी आर थैंकफुल अगेन कि चिल्ड्रन इसमें इन्वॉल्व कम हुए। इसलिए कम हुए कि चिल्ड्रन में ये चीज़ थी कि बच्चे जो हैं अभी इम्यूनाइजेशन स्टेज में थे, तो दैट्स वाई। तो मोस्टली जो अबव 30, 50, 60s की एज में थे, सबसे पहली वेव्स जो उसमें हुई। अभी तक जो हमारे पास इनकी वेव्स डिडक्ट हुई हैं, हमारे पास इनकी 5 वेव्स डिडक्ट हो चुकी है। पहली का नाम था ओमिक्रॉन, सेकंड का नाम था डेल्टा, थर्ड का नाम था अल्फ़ा और फोर्थ का नाम बीटा, और अभी फिफ्थ भी स्टार्ट है। कि अगर हम ये चीज़ सोचें कि कोई भी बीमारी ख़त्म होती है, कोई भी बीमारी, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में डेंगू आया, ठीक है, तो वो ख़त्म नहीं हुआ। कोई भी बीमारी ख़त्म नहीं होती बल्कि कंट्रोल की जाती है। कोई भी बीमारी क्योरेबल नहीं है। क्योरेबल हमारे लिए नज़ला ज़ुकाम है, क्योरेबल हमारे लिए फ़ीवर है, तो इसलिए कोई भी बीमारी हमारे लिए क्योरेबल नहीं है। तो हम ओमिक्रॉन पे जाएंगे। हाईली कंटेजियस डिजीज़ थी, ठीक है। इसका आउटब्रेक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हुआ, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसके लिए कुछ तो इसके सिम्टम थे और कुछ फेयर फीलिंग थी कि फ़लानी कंट्रीज़ में इतने मर गए, फ़लानी में इतने मर गए। कुछ लोगों ने अपनी जो विल पावर है वो कम कर दी, इसके खौफ से, खौफ व हरास से ही लोग मरना शुरू हो गए। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, आइसोलेशन पे काम किया, हैंड वॉशिंग पे काम किया, सोशल कॉन्टेक्ट्स हमने कम कर दिए, सोशल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसको कम किया, शादी हॉल बंद हो गए, बहुत सारे जो है इसमें फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हुई हैं। डेल्टा में भी इसी तरीके से हुआ कि ये पैंडेमिक है कि अचानक से आई और इसने आके हमारे बोन्स को पकड़ा, हड्डियों को पकड़ा, कि हमें जॉइंट पेन होना शुरू हो गई, ठीक है, फीवर रन करना शुरू हो गए। और ये भी एट लीस्ट 10 to 15 डेज इज़ वेरी पीक, आफ्टर दैट वो रिकवरी की तरफ आए। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा यही है कि हम हॉस्पिटल साइड पे जाएं तो सबने PPE पहनना शुरू किया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना शुरू की, मास्क यूज़ करना शुरू किए, पूरा वो PP का वो अपनी किट पहनना शुरू की। मास्क हर कोई पहनेगा। फिर हल्के से भी सिम्टम किसी को आ रहे थे तो उसके लिए यही था कि वो दूसरों से अवे फ्रॉम अदर हो जाए, वो आइसोलेट हो जाए। तो सेल्फ से भी लोगों ने फर्स्ट वेव को जितना डेंजरस जाना, सेकंड को इतना मतलब लोगों ने नहीं लिया। और थर्ड वाली में ये हुआ कि अल्फ़ा वाली में अब्डोमिनल पेन से स्टार्ट हुआ, फिर अदर सिम्टम भी आने शुरू हुए, फीवर होना शुरू हुआ। इसी तरीके से फोर्थ वन में भी, बीटा में भी यही चीज़ें हमारे पास आई। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारा अपनी विल पावर जो होती है ना, वही इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सबसे बड़ी इम्यूनिटी, सबसे बड़ी हमारे लिए सोर्स जो होती है विल पावर होती है। अगर हम सोचते हैं कि हमने इससे रिकवर होना है तो 110% हम उससे रिकवर होते हैं। अगर हम नहीं सोचते कि हम इससे रिकवर होंगे तो हम नहीं हो पाते, ठीक है। और इसके लिए और हमने क्या किया था कि स्टे एट होम हो गया, हॉट ड्रिंक्स हमने को बोला कि भाई चाय पिएं, पानी पिएं, अपने बर्तन अलहदा करें। तो ये हाउस होल्ड से ही स्टार्ट होकर के हॉस्पिटल में, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम आते हैं देन हॉस्पिटल एडमिट हो। तो होपफुली हम इससे निकल भी आएंगे, बट स्टिल वो हमारे साथ चल रहा है कंटिन्यू, इसका सिस्टम जो है। तो इसके लिए सबसे पहले हैंड हाइजीन को किया गया था ना, जो हम नॉर्मली हर बंदा कर सकता है। हैंड हाइजीन, हमें कब हैंड वॉश करने चाहिए, कब हमें हैंड सैनिटाइज करने चाहिए और किस तरीके से। जो 7 स्टेप हैं वो सबको बताए गए हैं। आजकल इतनी अवेयरनेस आ गई है, शॉपिंग मॉल में हर जगह हर किसी ने बैग में अपने सैनिटाइज़र रखा है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी क्राइटेरिया हैं कि कब हमें हैंड वॉश करने चाहिए, कब हमें हैंड सैनिटाइज। जब हम देखते हैं कि कोई विजिबल चीज़ हमारे हाथ में लगी है, आइदर सालन लगा है, आटा लगा है, ठीक है, साबुन लगा है, ब्लड लगा है, कचरा लगा है, फ्रूट काटते हैं तो उसका कुछ लगा है, तो देन हमें हैंड वॉश करने चाहिए। और जब कोई विजिबल चीज़ नहीं है और हमारे पास पानी का सिस्टम नहीं है, सपोज किया हम यहीं पे हैं, तो हम हैंड
सैनिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो भी जगह पे सोल्यूशन रखे हुए हैं जगह जगह की कंपनी के, तो हमें एक दफ़ा नहीं उसको करना, हमें दो एटलीस्ट जो हमने अपनी यहाँ पे पोर किया है वो 3 to 5 ml की अमाउंट होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से पूरे के पूरे U7 कर सकें, U7 कर सकें, U7 कर सकें, U7 कर सकें, U7 कर सकें। ये हो गए 7 मेथड, ये जो हमने कोविड में स्कूलों में भी बच्चों को बताए गए हैं, एवरीवेयर जहाँ पे हम जॉब्स करते हैं बताए गए 5 मेथड। बट किसी बहुत कम है कि लोगों को ये पता हो कि ये तो 5 स्टेप हैं, व्हाट इज़ द मेथड। तो मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये हैं कि 3 मेथड है कि हमें हाथ घर में कैसे धोने हैं जब हमने घर का काम किया है, हमें हॉस्पिटल में हैंड वॉश कैसे करने चाहिए, और हमें जब हम किसी सर्जिकल या घर में ही किसी की ड्रेसिंग कर रहे हैं, किसी कोई ओल्ड एज में है जिसको हम अटेंड कर रहे हैं तो उसको हमने पैम्पर चेंज किया है तो उसको तब हमें हैंड कैसे वॉश करने चाहिए। ये 3 स्टेप है। घर में हम काम कर रहे हैं तो हम हाथ धोएंगे साबुन से जैसे हम नॉर्मली धोते हैं। देन कोशिश करो कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करो, टिश्यू तो जाहिर है हर बंदा नहीं रख सकता, कोई चीज़ भी नहीं रख, तो हम अच्छे से छटक दें और हवा में कम से कम 3-4 सेकेंड्स के बाद वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा ये कि हमें जो हैंड जो है ना मेडिकली कैसे वॉश करें, टिल एल्बो तक वॉश करने चाहिए और यूँ जाना चाहिए। और इसके बाद सर्जिकली जो है वो पूरा जो स्क्रब होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर या ये चीज़ है। सेकंड मेरा पॉइंट था आपके साथ हेल्थ, कि हेल्थ क्या है, सेहत क्या है, हम किसको सेहत कहेंगे। तो कोई बताना चाहेगा प्लीज़ मुझे। तंदुरुस्ती को, इसी एक तंदुरुस्ती वर्ड से निकलता है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। जब हम सेहतमंद हैं, सारे इधर बैठे हैं और हमें कोई सी भी हल्की सी भी इलनेस नहीं है तो दैट इज़ अ हेल्थ, ठीक है। हमें हेल्थ को डिफ़ाइन करने के लिए इलनेस को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इलनेस के लिए हमें ये है कि जब हमें कोई भी डिज़ीज़ प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी सिकनेस आती है, हम लेथार्जी फील कर रहे हैं, हमारा बीपी बढ़ रहा है, हमारा बीपी लो हो रहा है, तो दैट इज़ इलनेस। इसके लिए हमें वाइटल साइंस का थैंकफुल होना चाहिए। एवरीवन इज़ एजुकेटेड, हर किसी को पता है कि वाइटल साइन क्या है। कोई बताना चाहेगा, आप बताएंगे। वाइटल साइन का मतलब है टेम्परेचर। आजकल 99 डिग्री टेम्परेचर को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। हम मशरकी लोग हैं, हमारा हॉट वेदर है, ठीक है। 99 से ऊपर जब हमें टेम्परेचर है तो दैट्स मीन समथिंग इज़ रॉन्ग इन आवर बॉडी, ठीक है। फिर इसके बाद बीपी जो नॉर्मल क्राइटेरिया एज वेल एज आपका बॉडी मास इंडेक्स भी हम रफली कह सकते हैं कि 120 से लेके 80 तक का नॉर्मल है, ठीक है। फिर इसके बाद एक हो गया टेम्परेचर, दूसरा बीपी, हार्ट रेट। जब हम भाग भाग के आते हैं तो दिल की धड़कन बड़ी होती है, हमें खुद भी फील कर रही है। अगर बैठे बैठे हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है तो दैट इज़ अ डिजीज़, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ हम ये बोलेंगे कि आजकल कोविड की वजह से हर किसी ने वो पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है घर पे रखा है। हर किसी को पता है, बच्चे से लेके बड़े तक 92 अबव 92 टू 100 तक 100% तक नॉर्मल है। ये चीज़ भी हमारे लिए वाइटल साइन है। बट किसी को ये नहीं पता कि पेन और फीवर इज़ ऑल्सो वाइटल साइन। पेन एंड फीवर, वी ऑलवेज थैंकफुल फॉर द फीवर एंड पेन because pain and fever are indicator, ठीक है, which is indicate as something is going wrong in your body। इसलिए कि देखो कैंसरस में जब हमें इस तरह के कोई सिम्टम नहीं आते तो हम उसका इलाज ही नहीं कराते। तो इसीलिए जब हमें बुखार चढ़ता है या हमें दर्द होती है हम भाग के जाते हैं दवाई लेने के लिए। तो इसीलिए फीवर और पेन को भी आजकल जो है वाइटल साइन में इंक्लूड किया गया है कि दीज आर इंडिकेटर कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए हमें इनको भी वाइटल साइन की तरह ही लेना चाहिए है। इसमें हमें पता चलता है कि हमें कुछ हो तो नहीं रहा। बाकी चीज़ ये कि हमें ऐसा नहीं कि वो जो पंसारी वाला है, वो जो राशन वाला है, उसने भी पैनाडोल रखी है, हमें कुछ हुआ जाओ यार पैनाडोल ले, एक नहीं खाई दूसरी खा लेते। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। चप्पे चप्पे पे हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी, आपको नहीं पता कि उस फीवर के पीछे, उस दर्द के पीछे और क्या चल रहा है। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है, बीइंग अ मेडिकल पर्सन भी, कि कम से कम ईयरली नहीं तो जब आपको लगे कि समथिंग इज़ रॉन्ग तो उस टाइम पे अपना 1-2 चीज़ें करा लें। एक सिर्फ
CBC कंप्लीट ब्लड पिक्चर्स और दूसरा ESR। ESR होता है एरिथ्रोसेगमेंटेशन रेट फॉर अडल्ट, और बच्चों के लिए होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये 2 डिजिट आपको बता देंगे। CRP जो है लेस देन 1 है, ठीक है। अगर वो आपका 5 है तो भी आपके लिए इंडिकेटर मिल गया। आप कुछ नहीं कराओ, आप CRP करा के और CBC करा, CBC में अपने HB देख लेना, प्लेटलेट देख लेना, और WBC एवरीवन को पता है पुलिसमैन ऑफ द बॉडी है, जो इन्फेक्शन को बॉडी में इन्वेड्स होने से, इंटर होने से रोक रहे होते हैं, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को आपने देख लिया तो इसका मतलब है आपको पता चल गया कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। तो हमें फ़ौरन से पहले, हम अपनी फैमिली का बहुत प्रीशियस मेंबर हैं, हमारी रिप्लेसमेंट कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो हमें फ़ौरन प्रॉपर जगह पे जाके इलाज कराना चाहिए। आजकल इंडस में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, गो कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बट एक आपको प्रॉपर जगह पे पहुंचा देते हैं कि आपको ये बीमारी है। आइदर फिर इंसान प्राइवेट में चला जाए या जहाँ मर्जी चला जाए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी? इसी तरीके से थोड़ा हेल्थ भी और बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर भी मैं ये चीज़ जाऊँगी कि मैंने बहुत सारी एजुकेटेड मदर को देखा है कि जो बच्चों के साथ आ रही होती हैं, तो मोस्टली यही होता है कि वो डायपर चेंज कर रही हैं, वाइप्स पकड़ा, यहाँ से यूं करना शुरू कर दिया। वाइप्स पकड़ो, हमेशा ऊपर से नीचे आओ, बिकॉज यूरिन इज़ लेस सोइल देन स्टूल। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्टूल इज़ मोर सोइल देन यूरिन, तो वो भी एक सोर्स ऑफ, आपके रेक्टम से आपका स्टूल उठा के यूरिथ्रा में ले जाएगा, तो आपके बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। आप हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक घर लेकर के 3-4 दिन के बाद वो ऑर्गेनिज्म UTI के एक्टिवेट हुए और बच्चे को UTI हो गया, ठीक है। और वो उसका यूरिन क्लाउडी होना शुरू हुआ, स्मेली होना शुरू हुआ, पस आना शुरू हो गया, आपको पता भी नहीं चला, बच्चा किडनी फेलियर में चला गया। क्यों? हमारी छोटी सी गलती की वजह से। और नेल हमने इतने बड़े बढ़ाए होते हैं। आजकल का जो क्राइटेरिया ना, बीइंग अ मदर, में ये कहूँगी कि आजकल हर कोई ये कहता है मुंह पे जितनी मर्जी पेंट कर लो, ये कर लो, नेल नहीं बढ़ाओ, ठीक है, कॉटन वेयरिंग करो। कॉटन के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, बिकॉज कॉटन इज़ अ एंटीसेप्टिक। जब हमें कॉफ आती है, स्नीज आती है, हमें यूँ करना चाहिए, बजाय ये कि आज किया, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, गो कि मैं आपको हेल्दी लग रही हूँ, आपको नहीं पता किसी के अंदर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अगर नहीं भी है तो सपोज किया आप मेरे साथ बैठे हो, आपका HB लो है, मैंने आपके ऊपर स्नीज कर दिया, आपकी इम्यूनिटी कम थी, अगर मेरा गला ख़राब हो रहा है, 2 दिन के बाद आपका भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि आप लो इम्यूनिटी हो तो आप मुझसे कैरियर हो गए। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से कैरी करती हैं। बाकी वाटर सैनिटेशन की बात आ गई, मैं भी ये लेके आई हूँ उसका, मतलब पानी बाहर का, लेकिन मतलब मोस्टली घर पे ऐसा नहीं होता। एक तो हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, दूसरे मतलब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर कोई मिनरल वाटर, हम मोस्टली कह रहे हैं हम तो फिल्टर वाटर यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ फिल्टर वाटर? फिल्टर इज़ स्ट्रेनर। चाय दे नाल छाननी नाल पत्ती छानी दी है ना, सेम लाइक दिस, कि हमारे सीवरेज प्लांट और हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स, ये कब आके आपस में लाइनें मिल रही हैं, हमारी गली में मिल रही हैं गटर के साथ, कब हमें नहीं पता। तो वहीं से इतने फिल्टर प्लांट्स वालों ने, हमारे अख्तर कॉलोनी में हर बंदे ने तीसरे घर पे प्लांट्स लगा दिया है। एक तो वो क्लोरीन की मिकदार इतना ज़्यादा डालते हैं पानी को बिल्कुल शफाफ करने के लिए कि वो पियो तो जो बंदा नहीं पीता उसको कड़वा लगेगा, तो वो जस्ट स्ट्रेन करती हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो उसको प्यूरीफाई करके दे रहे। प्यूरीफाई जब आपने पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा तो तब आपने उसको बंद करना है, उसको ठंडा करना है। अगर किसी को टेस्ट नहीं लगता, अर्ली में टेस्ट ख़राब लगता है, तो सबसे अच्छा कि असी माशाल्लाह पंजाबी फैमिली तो कड़ा लवो, जो ठंडा हो जाए तो कड़े च पाओ, उसकी तसीर भी चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इस तो बाद तुसी बोतलां भरो तो अपनी फ्रिज च रखो। तो सब तो अच्छा कि कम से कम हमें मिनिमम से मैक्सिमम पे आना है। तो ठीक है, तो हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं कि हम अपने पानी को कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं, अपने पानी को कैसे क्लियर कर सकते हैं। वो पुराने ज़माने में हम लोगों ने तो खैर बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये था कि पत्थर रखते थे,
पत्थर रख के और उसके नीचे मटका रखते थे, वो पत्थर से पानी स्ट्रेन होके आता था। क्यों आज भी हम जब जाते हैं ऐसी जगहों पे तो पत्थरों का पानी कहते हैं नहीं शफाफ है, पी लो शफाफ है, ये मादनियात नहीं। पत्थरों में बहुत सारी नबातात हैं, मादनियात हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, फॉलिक एसिड है। कुछ लोग तो कहते हैं ये पैनो पत्थर अपने स्टार का, ये गॉड नोस कि उसका क्या है, लेकिन ये चीज़ जो है ना आपको मल्टी विटामिन्स देती है। तो वो पत्थरों से पानी वाकई में प्यूरिफाई हो जाता था। जो इम्प्योरिटीज़ थी कुछ हवा से उड़ा ले जाती थी स्मेल, और कुछ जो वो पत्थर थे वो उसको स्ट्रेन करके जब वो मटके तक आता था तो वाकई में वो प्यूरिफाई हो जाता था, जो कि कुदरत काम कर रही थी और धूप काम कर रही थी। तब इतनी पोल्यूशन नहीं थी। अब तो ज़ाहिर है हर घर में डिफेंस तक जाओ सारे गटर खुले हुए हैं, तो हमें कहाँ कहाँ से बचना है। ठीक है, घर पे बच्चे भी होते हैं, वाकई पानी बॉईल करना एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है और एक वक्त में नहीं बॉईल किया जाता। हम खाना भी तो बनाते हैं ना, खाने के बगैर हम लोग 10 लोग हैं, हम लोग 3 देगचे बॉईल करते हैं, 3 से 4 बड़े देगचे, जैसे देग जितनी होती है ना उतने बॉईल करते हैं। 3 हमारे पास कूलर हैं। तो ये हमें जब पीना है, कुछ जब बर्फ़ बनाई हुई है, ठीक है, हम छोटे छोटे बॉल में, प्लास्टिक के बॉल में, सिल्वर के बॉल में रख के उनको कम कम क्वांटिटी में पंखे के आगे रख के अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब हमें आदत पड़ जाएगी तो तब हमें बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, हम घर से बाहर निकलते हैं, हम बहुत सारे इस तरीके से तो बुरा नहीं लगे। हम खाना भी तो बनाते हैं ना, आटा निकालते हैं बाल्टी में से, स्ट्रेन करते हैं, गूंदते हैं, तवा गरम करते हैं, रोटी पकाते हैं, तो वाई शुड नॉट विद वाटर। तो कोई भी चीज़ जो है, हम कोविड से बचने के लिए क्या क्या नहीं किया, इसीलिए हम आज अभी ज़िंदा हैं, हम मरीज़ों के अंदर भी काम करके आए हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी काम जो है मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए औरत को बहुत सारे तरीके आते हैं। ठीक है, कि उसने किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है और ये कैसे करना है। थैंक यू फॉर बॉइलिंग पॉइंट थे, जब उसमें बबल बने उसको बार बार बॉईल करके उसका बिल्कुल ही वो नहीं कर देना कि वो टेस्टलेस ही हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, जब वो नीचे से बबल ऊपर वाले पानी के उस बेस पे आ जाएं, एट दैट टाइम आप बंद कर दो। इसके बाद वो गर्म पानी जो ठंडा होगा तब तक समझो वो हो रहा है, आपका क्लीन हो रहा है। और उसको स्ट्रेन भी करो तो आपको पता है कि वो दूसरे वाले प्लास्टिक वाले स्ट्रेनर भी आ रहे हैं, वरना सबसे अच्छा अम्मी का दुपट्टा होता है जो साफ़ हो और थैली में बांध के रख दो और स्ट्रेन करो उसको झाड़ के, और अम्मी के दुपट्टे से साफ़ कोई चीज़ नहीं होती। तो आप सबको कारितास के बारे में, कारितास के प्रोजेक्ट्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि कारितास क्या कर रहा है, कारितास का तरीक़ेकार क्या है काम करने का। तो उस पर आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इससे पहले जो आपका सेशन हुआ कोविड के हवाले से, कैसा रहा? आप लोगों ने मैडम के लिए तालियां नहीं बजाई थी, तालियां बजाएंगे वो सेशन कैसा था? ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से मैडम समझा रही थी, बहुत आसान लफ्ज़ों में, बहुत खूबसूरत सेशन था उनका और सारी काम की बातें थी। उम्मीद है उन पे आप जाके ज़रूर अमल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। कारितास पाकिस्तान हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वाटर एंड सैनिटेशन ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। इस साल जो हमारा दिसंबर तक वॉश प्रोजेक्ट चलेगा उसका हमारा नाम है वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं अपने कुछ वॉश कमेटीज़ के साथ, और हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ आज हम TOT कर रहे हैं, मेन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। जो आज आप यहाँ सीखेंगे, जो लोग आपके एरिया से नहीं आए, आप उनको जाकर बताएंगे सारी बातें और उनको आगे सिखाएंगे, ताकि ये बात जो आप यहाँ सीख कर जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कुछ बातें कारितास के बारे में हो सकता है आप लोगों को मालूम हो पहले से, या ये भी हो सकता है कि आपके लिए वो बातें नहीं हों। कारितास क्या है? कारितास पाकिस्तान के बारे में चंद अहम बातें या पॉइंट्स। कोई पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है? कारितास पाकिस्तान जो है वो कैथलिक चर्च का समाजी बाजू है। इसका मतलब क्या हुआ? कारितास चर्च का इदारा है, लेकिन कारितास का काम प्रेयर्स कराना नहीं, दुआ नमाज कराना नहीं, बल्कि समाजी तौर पर लोगों को अवेयर करना और लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करना।
तो ये कैथलिक चर्च का इदारा मतलब समाजी तौर पे कारितास चर्च की हेल्प करता है लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। कारितास का क़याम कब अमल में आया? सामने लिखा हुआ है 1965 में पाकिस्तान में, मतलब इससे पहले काफ़ी देर से कारितास काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में 1965 में कारितास ने क्या किया? अपना काम शुरू किया। और पूरे पाकिस्तान में कारितास के कितने ऑफिसेज हैं? 7 डायसेजन ऑफिस हैं जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो ये वो ऑफिसेज हैं जहाँ कारितास ये वो ऑफिस हैं जहाँ कारितास काम कर रहा है, जिनमें कराची, हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा शामिल है। हमारा जो नेशनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो लाहौर में है। सारे हमारे जो ऑफिसेज हैं वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं लाहौर में, और वहाँ से सारा हमारा सिलसिला चलता है। कारितास का मतलब क्या है? सामने लिखा हुआ है, कोई बता सकता है कारितास का मतलब? आई केयर फॉर यू। कारिता जो एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। इसका मतलब है आई केयर फॉर यू, लव एंड चैरिटी। कारितास का मतलब क्या है? आई केयर फॉर यू मतलब हमें आपका ख्याल है या हम आपका ख्याल रखते हैं, और लव एंड चैरिटी ये लातीनी अल्फाज हैं 2, उनसे मिलकर बना है। कारितास का जो विज़न है, एक ऐसी दुनिया का क़याम जो कि खुदा की मोहब्बत से बदल गई हो। मतलब कारितास ये सोच रखता है, ये विज़न रखता है कि एक ऐसी दुनिया बन जाए जहाँ पर खुदा की मोहब्बत हो और बदल गई हो, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह में ज़ाहिर हुआ था, जो कि सबके लिए इंसाफ, अमन और तरक्की लेकर आए थे खुदावंद यीशु मसीह। तो कारितास का विज़न भी यही है कि खुदावंद यीशु मसीह के जो पैगाम है, जो उनका मिशन था, उसको आगे लेकर चलें और ऐसी दुनिया का क़याम करें जहाँ के खुदा की मोहब्बत पाई जाती हो। कारितास जो है अपना काम करता है, 4 साल के लिए प्लान करता है, मंसूबा बनाता है और अगले 4 सालों को उस मंसूबे को लेकर चलता है। मिसाल के तौर पर कारितास पाकिस्तान हर 4 साल के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार करता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हर 4 साल के लिए वो अपनी हिकमत अमली तैयार करता है, अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाता है और फिर आइंदा 4 सालों के लिए वो मंसूबे बनाता है कि आने वाले 4 सालों में कारितास ने क्या करना है। तो इस सिलसिले में जो भी हमने बात की थी 7 ऑफिसेज़ की, वो सारे ऑफिसेज़ मिलके और जो कारितास के हेड्स हैं सारे मिलके वो प्लान करते हैं कि आने वाले 4 सालों में हमने क्या करना है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है हर 4 साल के लिए। 2023 में अभी हमारी ख़त्म हो जाएगी, तो 2024 से हमारी नई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शुरू होगी। 2020 से जो 23 साल के लिए 4 साल के लिए हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, उसमें जो हमने प्लान किया था उसमें हमारे थीमेटिक एरियाज़ थे DRR, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब जो लोगों को तैयारी करते हैं कि अगर आफात आ जाएं उनसे कैसे बचना है, लोगों को तैयार करते हैं। एक ये हमारा प्रोग्राम था लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में शामिल था। वॉश, जिस पे अभी हम बात करेंगे, हेल्थ, पीस एंड सोशल हारमनी, इसके साथ ही हमारा नेशनल NFE प्रोग्राम है जो स्कूल हम एरियाज़ में चला रहे हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, तो वो प्रोग्राम भी हमारा इसी प्रोग्राम के तहत चल रहा है, पीस एंड सोशल हारमनी के अंडर NFE भी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, तो ये हमारे 2020 से लेकर 2023 तक की हिकमत अमली थी, हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान थे जिन पर हमने काम करना था। इसके अलावा एमरजेंसीज, ये हमारा चलता रहता है, मैंडेट है हमारा, लाजमी है, कारितास के लिए लाजमी है कि वो अपने कोई भी कहीं पे भी इमरजेंसी आएगी
कारितास उसको रिस्पॉन्स करेगा, फौरी तौर पे पहुंचेगा। तो कारितास की इमरजेंसी जो है मैंडेट है, मतलब लाजमी है, कारितास को इसमें काम करना ही करना है। हमारे ये जो प्रोग्राम है ये तो 4 साल के लिए हैं, लेकिन इमरजेंसीज़ का इनसे ताल्लुक़ नहीं है, ये कारितास के साथ मुंसलिक है और कारितास को इस पे काम करना ही करना है इमरजेंसीज़ पे। तो अब तक पाकिस्तान में कारितास कितने लोगों को बेनिफिट कर चुका है, कोई अंदाज़ा होगा आपको? हमने बात किया 1965 से, लेकिन उसके बाद का जो रिकॉर्ड है हमारे पास, उसके मुताबिक कोई पढ़ सकता है क्या लिखा हुआ है? हज़ारों में या लाखों में? 8,80,570 बेनिफिशरीज़ तक, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कराची की नहीं, पूरे पाकिस्तान में कारितास इतने लोगों तक पहुँच चुका है किसी ना किसी ज़रिए से। जो अभी हमने ये सारे देखे हैं, इनके ज़रिए से, इमरजेंसीज़ के ज़रिए से कारितास ने इनको बेनिफिट किया है इतने लोगों को। इसमें इमरजेंसीज़ भी आ जाती हैं और हमारे ये सारे प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कारितास के हवाले से कुछ बातें थी जो हम समझते थे कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो कोर मेंबर्स हैं, उनको भी ये बातें पता हों, ताकि उनको पता हो कारितास किस तरह से काम करता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं वॉश प्रोजेक्ट की। आज हमारा जो टॉपिक है TOT ऑन वॉश है। तो थोड़ा सा वॉश के बारे में जानेंगे कि वॉश प्रोजेक्ट क्या है, और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे जो अभी हमने थीमेटिक एरियाज़ बताए थे उनके बारे में भी, हर प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको बताएं, जैसे भी हम थोड़ा सा आपको वॉश के बारे में बताएंगे। वॉश प्रोग्राम क्या है, मैं चाहूँगा कोई पढ़े ताकि आप लोग भी बीच में वो एक्टिव रहें, शामिल रहें। कोई कौन पढ़ेगा? ऊंची आवाज़ किसकी है? जिसकी जी पढ़े। बीमारियों ठीक है जी, ये हमारा वॉश प्रोग्राम है। इसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हंगामी सूरत-हाल और जानलेवा बीमारियों। अभी इससे पहले कौन सा सेशन चल रहा था आपका? अभी मुझसे पहले कौन सा सेशन चल रहा था? कोविड-19 का। तो ये उसकी बात हो रही है, हंगामी सूरत-हाल। वो हंगामी सूरत-हाल थी। इसी तरह कोई इमरजेंसी आ जाती, सैलाब आ जाती। पिछले साल सैलाब का मौसम था, लोग सैलाब में घिरे हुए थे, तो वहाँ भी वॉश के तहत हम काम कर रहे थे, लोगों को तिब्बी सहूलियात फ्राहम कर रहे थे। कोविड में हमने वॉश के तहत बहुत काम किया। इसी तरह स्कूलों में जाकर हम बच्चों को छोटी उम्र से ही उनको बताते हैं कि वो किस तरह अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और किस तरह वो अपने अगर हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करें तो बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये एक हमारा वॉश प्रोग्राम का मकसद है क्या। इसी तरह हमारे और प्रोग्राम जो हैं और जो इसमें आते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अहदाफ में हमारे और प्रोग्राम उसमें शामिल हैं। अच्छा, ये 3 जुज़ हैं जिनके बगैर वॉश प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है या वॉश प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं है। वो 3 जुज़ क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? अभी हम देख लेते हैं। तो ये 3 जुज़ होंगे तो हमारा वॉश प्रोजेक्ट बनेगा, फिर हमारा वॉश प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब बोलें। साफ़ पानी तक रसाई। दूसरा कंपोनेंट है हमारा सफाई सुथराई, और तीसरा कंपोनेंट है हमारा अफ़ज़ान सेहत। एक वॉश प्रोजेक्ट में, एक वॉश प्रोग्राम में ये तीनों चीज़ें होंगी तो वो वॉश प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस हो तो वो हमारा वॉश प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, वो वॉश प्रोग्राम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनके बगैर वॉश प्रोग्राम जो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। वॉश प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है? अभी हम एक कैंपेन का यहाँ पे इफ्तिताह भी करेंगे, मंशा साहब आएंगे, वो उनके बारे में आपको बताएंगे कैंपेन के बारे में। तो वॉश प्रोग्राम का भी यही मकसद है
कि बच्चों को, जैसे अभी मैंने बताया कि स्कूल में हम बच्चों को जाके बता रहे हैं कि आप जो हैं वो किस तरह से बीमारियों से बच सकते हैं, अपने आप को साफ़ रख के जरासीमों से किस तरह बच सकते हैं। तो वॉश प्रोजेक्ट का मकसद मेन यही है कि लोगों को सिखाया जाए, समझाया जाए कि वो किस तरह से अपने आप को जरासीमों से बचा सकते हैं और किस तरह से अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। वॉश प्रोग्राम का हमारा जो मकसद है, एक सेहतमंद महफूज माशरा हो जिनकी पानी तक रसाई हो, लोगों को साफ़ पानी की तक रसाई हो वॉश प्रोग्राम के तहत, और उनकी सेहत अच्छी हो और वो जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं उन पर वो अमल कर रहे हों। और इसी तरह जो बीमारियां फैल रही हैं, हमारे वॉश प्रोजेक्ट का एक ये भी मकसद है कि उन बीमारियों के फैलाव को रोका जाए। आप लोग क्या समझते हैं, कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, कोविड ख़त्म हो गया है? शमीम कह रही ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ, कोविड मौजूद है और ये कभी भी दोबारा से आउटब्रेक हो सकता है, दोबारा से एकदम इसका नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। जिस तरह मैडम बता रही थी, हमें जो इसके SOPs हैं वो नहीं छोड़ने चाहिए। कोविड के जो SOPs हैं उन पे हमें अमल करते रहना चाहिए। अभी हम हाथ भी नहीं धो रहे हैं, मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और सैनिटाइज़र भी नहीं लगा रहे हैं। अब कोई पूछ भी नहीं रहा, इन चीज़ों को काफ़ी सस्ती हो गई हैं। लेकिन हमें इसके SOPs को नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए और इन पे हमें अमल करते रहना चाहिए। तो वॉश प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत मैंने पहले बताया हमने बहुत काम किया। कोविड के दिनों में लोगों तक हम पहुँचे। सरफराज हमारे साथ हैं। सरफराज, कितने सेशन किए आपने कोविड के? 72 इस अकेले बंदे ने सेशन किए। ना गाड़ियाँ होती थी, ना कोई, सब कोई लॉकडाउन और बड़ा मसले मसाइल। लेकिन सरफराज साहब जो हैं पहुँचते थे लोगों तक, आगाही देते थे, अवेयरनेस देते थे। तकरीबन 13,000 लोगों तक पहुँचे सरप्राइज़ पे, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की तालियां होनी चाहिए। तो कोविड के लिए, कोविड के ख़िलाफ़ हम लोगों ने बहुत काम किया। वॉश प्रोजेक्ट के तहत जो है हम उनको बताते थे कि किस तरह से हाथ धोने, प्रॉपर तरीके से हाथ धोना एक अलग बात है, आम तरीके से हाथ धोना एक अलग बात है। तो लोगों को ये सिखाया जाता था कि हाथ किस तरह धोने और जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं जरासीम को ख़त्म करने की, उनको मारने की, वो किस तरह से बनाई जा सकती हैं ताकि घर पे ही अपनी अद्वियात बनाकर जरासीम से बचा जा सके। तो ये हमने वॉश प्रोजेक्ट के तहत काम किया और अब भी हम ये कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने ये अद्वियात बना सकते हैं और हाथ धोने के जो तरीके, ये भी अभी भी हम लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे अभी बताया, हम स्कूलों में ये काम कर रहे हैं वॉश प्रोग्राम। इसका मकसद यही है कि स्कूलों में वॉश प्रोग्राम के तहत पानी, सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत का जो फ़रोग़ है, तालीम है, उसको फ़रोग़ दिया जा सके, जिसका मकसद यही है कि सेहतमंद ज़िंदगी और तर्ज़ अमल की हौसला अफजाई की जाए। तो ये हमारा स्कूलों का जो प्रोग्राम है उसका मकसद। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमारे ख़ास कोर मेंबर हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, उसमें हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, कोर मेंबर्स भी हैं, ग्रुप मेंबर्स भी हैं। तो वॉश कमेटी के लोग भी हैं जहाँ पे हमारा वॉश प्रोग्राम चल रहा है। तो वॉश कमेटी के मेंबर्स और वॉलंटियर्स, आप लोगों का कारितास के साथ क्या रोल है, क्या किरदार है, ये थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है जी। अभी जो हमने बातें की हैं वॉश कमेटी का, इसमें किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, अभी हमने सीखा कि वॉश प्रोग्राम किया है, इसको लेकर आपने अपनी कम्युनिटी में जाना है और कारितास के मददगार और मावन के तौर पर ये बातें लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, एक तो ये आपका काम, और जो इसमें आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, अगर आपके इलाके में वॉश प्रोजेक्ट से मुतल्लिक कोई मुश्किलात हैं या ज़रूरियात हैं, आप लोग उसकी निशानदही करें। हमारे जब नुमाइंदे आपके पास आते हैं या आपका ख़ुद से कारितास के साथ ताल्लुक़ बनता है कोई, तो आप उसकी ज़रूर मुश्किलात बताएं वॉश के हवाले से और उसकी ज़रूरियात की निशानदही करें। और अपने एरिया के कम्युनिटी के अफराद के मसाइल के हल के लिए आप में जो सलाहियतें हैं, आप में जो स्किल्स हैं, उनको आपने इस्तेमाल करना है कारितास के साथ मिलकर, और ये जो वॉश की मुश्किलात हैं उनको हल करना है।
ठीक है। और जो आपके पास वसाइल मौजूद हैं उनके इस्तेमाल पर ज़्यादा ज़ोर देना है कि अपने वसाइल में रहते हुए हम किस तरह से अपने लोगों को बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी सलाहियतों को भी बेहतर बनाना है। कारितास अगर कोई ट्रेनिंग्स रखता है, कोई इस तरह की तरबियत रखता है, उसमें आप लोग शिरकत हों, सीखें और अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारें। इसी तरह जो आप लोग सीखते हैं वो अपनी कम्युनिटी को भी बताएं ताकि वो भी अपना किरदार जो है उसमें पेश करें। और इसी तरह वॉश के हवाले से अवेयरनेस रेजिंग के जो सेशन हैं उनकी तैयारी में आप लोग हिस्सा लें। और कारिता जो सेशन ऑर्गेनाइज़ करता है उसमें आप लोग हिस्सा लें ताकि आप लोग उससे से ज़्यादा सीखें और इस तरह अपना किरदार जो है कम्युनिटी में अमल अपना कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार भरपूर तालियां बजाएं। अभी नहीं, जब बताऊँगा, जब मैं बताऊँगा, जब मैं नाम लूँगा तब भरपूर तालियां आपने बजानी हैं। हमारे कारितास पाकिस्तान कराची के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, क्योंकि वो प्रोग्राम शुरू हो चुका था तो आए, आगे नहीं बैठे, तो आप इनके लिए भरपूर तालियां अपनी वेलकम कहते हैं इनको। अक्सर हर प्रोग्राम में बताते हैं कि सर मंशा का जो है रोल काफ़ी क्या कहना चाहिए कि बड़ा जज्बाती और बड़ा पुरजोश तरीके से काम करते हैं। कई बार जैसे वो अभी बात हो रही थी ना कोविड की, तो हालांकि मेरे पास बाइक भी नहीं है, तो फिर भी किसी न किसी तरह से मुझे वो एंगेज रखते थे कि तुम किसी न किसी तरह से आओ, यहाँ पहुँचो, यहाँ से हम पिक कर लेंगे, वहाँ से छोड़ देंगे। तो किसी न किसी तरह से तो तकरीबन 80 जो हैं वो हम लोगों ने सेशन किए हैं टोटल। 8 सेशन में जॉन मेरे साथ रहे और 72 जो हो मैंने अकेले ने किए थे। अकेले मीन्स कि कारितास की टीम होती थी लेकिन एज ए रिसोर्स पर्सन मैं अकेला वहाँ होता था। तो वो एक बड़ा अलमिया, 2 बार मुझे कोविड भी हो गया बीच में, लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहे, इसको छोड़ा नहीं इसको, ताकि अवेयरनेस जो है वो लोगों तक जाके वो पहुँच सके और लोग इससे बच सकें। क्योंकि इसकी मेडिसिन नहीं, अभी तक नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई इसकी मेडिसिन नहीं है। तो सिंपल इसका परहेज़ है, आप जितना परहेज़ कर सकते हो तो उससे करें। क्योंकि 6 फीट का फासला, मास्क का इस्तेमाल करना, लोगों से हाथ नहीं मिलाना। तो अभी तक मैं भी बहुत सारे चर्चों में अभी तक हम यूँ हाथ जोड़ रहे हैं, जब वो कहते हैं कि एक दूसरे की सलामती हो, तो अभी तक यूँ ही हम कर रहे हैं, हाथ नहीं मिला पा रहे। तो बहुत सारी ऐसी प्रिकॉशंस थी जो हम जाके लोगों को बताते थे। स्कूलों के अंदर बहुत अवेयरनेस की ये हमने जाके सेशन लिए। इसके साथ साथ हैंड वॉश के वो बड़ा मैं एक्सपर्ट हो गया उसके अंदर, तो मुझे दूसरे लोगों ने भी कहा कि हमारे स्कूलों में भी करें आके। तो सर मंशा से भी काफ़ी लोगों ने काम गए भी, को बल्दिया शायद गए थे वहाँ भी, तो कुछ हो 1-2 और स्कूल थे, उन्होंने भी कहा कि आप हैंड वॉश के वो सेशन करते हैं तो आप हमारे स्कूल में भी आके करें। तो ये सर मंशा की सारी काविश थी कि जिन्होंने हमें तैयार किया। हमारे अंदर वो जो बारूद है वो भर देते हैं तो फिर हम आगे जाके फटते रहते हैं। तो उस्ताद भी हैं हमारे टीचर भी हैं, हमारे बॉस भी हैं। तो एक बार ज़रा पता लगे उनको कि बाकी तालियां बजी हैं। तो अभी एक्शन प्लान है, हर ग्रुप अपने अपने एरिया में बैठा हुआ है, कोई इधर उधर तो नहीं है। ओके, जॉन ने कहा था कि जो सवाल करेगा 10 रुपये मिलेंगे। मैं कहूँगा जो सवाल करेगा उसे बिरयानी का पैकेट दूंगा अभी। ओके, तो ये एक्शन ऑफ प्लान बनाना है आपने आइंदा आने वाले दिनों के लिए। और इसके अंदर जो हम पानी के हवाले से भी बात कर सकते हैं, उसके सेशन रख सकते हैं कि साफ़ पानी कैसे हम हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे घरों तक पानी अच्छा नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग फ़िल्टर का पानी यूज़ नहीं कर सकते। अभी मैम ने बताया कि फ़िल्टर जो है वो इतना कारआमद नहीं जो आजकल घर घर में जाके लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग तो अगर आप पंजाब की तरफ चले जाएं तो बहुत सारे लोग घरों से पानी की बोतल भर के, और बड़ी वो छोटी सी मशीन है वो रखते हैं, ढक्कन लगाती है और आगे चले जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम है जो फ़िल्टर वाटर का। तो हमारे दरमियान हमारे आज के चीफ गेस्ट जो हैं वो आ गए हैं, तो आप खड़े होकर उनके लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। तो थैंक यू, हम फाजी आपको वेलकम कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आप हमारे दरमियान हैं। तो फादर जी जो है ये कारितास के डायरेक्टर भी हैं
तो ये पिछले कुछ 6 माह से हमारे साथ हैं ये, और बड़ी इनकी नेक तमन्नाएँ, दुआएं और बड़ा जो है साथ इनका हमारे साथ रहता है, और इनकी बातों से बड़ा इनकर्ज होते हैं हम लोग। मैं बहुत सीखता हूँ इनकी बातों से, तो जो सीखता हूँ वो आगे तक मैं ले आता हूँ, उनको किसी न किसी तरह से जोड़ कर मैं लोगों तक पहुँचा देता हूँ। तो बहुत शुक्रिया फादर जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे पानी की, तो आप पानी के सेशन भी रख सकते हैं कि पानी को किस तरीके से हम अच्छा साफ़ सुथरा जो हमारे घरों तक पहुँच रहा है, कैसे हम उसको अच्छा और साफ़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी सेशन रख सकते हैं। हाइजीन के ऊपर हम सेशन रख सकते हैं, बच्चों की हाइजीन के ऊपर, फीमेल की हाइजीन के ऊपर, मेल की हाइजीन के ऊपर, ओवरऑल जो पूरी एक हमारी पर्सनल हाइजीन है उसके ऊपर भी हम सेशन जो हैं वो रख सकते हैं। तो ये सारे आपने करने हैं इसके अंदर। ये फॉर्म अभी तक आप तक पहुँचेंगे तो आपने अपने एरिया में बैठ के अपने प्लान बनाना है, डेट उस पर मेंशन कर दीजिएगा कि किस किस डेट को आपने आप हमें बुलाएंगे और हम आपके साथ आके सेशन कर सकते हैं। तो कितने मैंने चीज़ें बताई अभी, किस किस पे कर सकते हैं, किस किस पे कर सकते हैं? पानी के ऊपर और हाइजीन के ऊपर, तो 2 हो गए। इसके साथ हम सैनिटेशन पे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जैसे अभी मलेरिया का बड़ा सीज़न चल रहा है ना, तो अभी बारिशें हुई नहीं हैं लेकिन मलेरिया शुरू हो चुका है। तो मे भी बारिशें जब होंगी तो मलेरिया की जो बीमारी है ये ज़्यादा आम हो जाती है, क्योंकि ये वबा है ये भी, कि बारिशों के बाद जब पानी वानी खड़ा हो जाता है गलियों में, खड्डों में, नालों में, तो उसकी वजह से कराची की जो सीवरेज का निज़ाम है वो बड़ा ख़राब है, तो उसकी वजह से भी पानी जो है हमारे घरों तक या हमारी गलियों के अंदर बड़ा मेरा तो बड़ा एक्सपीरियंस है कि हर इलाके में जाता हूँ तो कई बार तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है, दिक्कत भी होती है कि घरों तक नहीं पहुँच पाता, लिबड़ लुबड़ जाता हूँ मैं तो इसके हवाले से भी हम बात कर सकते हैं, सेशन रख सकते हैं कि अगर मलेरिया हो जाता है या मलेरिया का सीज़न चल रहा है तो कैसे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, अगर हो गया तो क्या प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं, अगर इस कंडीशन है तो हम क्या करें, हॉस्पिटल कब जा सकते हैं या डॉक्टर के पास कब जा सकते हैं। तो मलेरिया के भी सेशन जो हैं वो हम रख सकते हैं। इसके साथ साथ मलेरिया शुरू होने से पहले इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो भी कर सकते हैं। आपकी नज़र में क्या हो सकते हैं प्रिकॉशंस? जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके हम स्प्रे कर सकते हैं ना, घरां दे विच स्प्रे करी दे ना मच्छर मार वाला तेल पा के, तो वो भी कर सकते हैं। प्लस कचरा इतना वो नहीं है इसके लिए, मच्छर के लिए गंदा पानी जो है वो मलेरिया का ज़्यादा पैदावार की जगह है, कि जहाँ गंदा पानी है, गटर हैं, नाले हैं, तो वहाँ मलेरिया की अफजाइश ज़्यादा है। अगर उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए यहाँ, या अगर ऐसी जैसे हम कह रहे हैं कि आज कमेटियाँ हमारी जो बनी हैं, ये वॉश कमेटी भी हैं, DMCs भी हैं, तो ये जो कमेटियाँ बनेंगी ये जाके वहाँ उस पानी को हटा सकते, अगर नहीं हटा सकते तो कम से कम वीकली इसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाए, जहाँ पे अगर पानी नज़र आता है तो मच्छर वहाँ पैदा नहीं होगा। और क्या हो सकता है, जब ओपन एरिया में हम बैठे हैं, जैसे मैंने अभी आस्तीन ऊपर चढ़ाई हुई हैं, या हो सकता है निक्कर पहनी हो, जैसे ये इसने वो शॉर्ट है इसका, तो इसको मच्छर काट सकता है, मुझे काट सकता है। तो ऐसे में हम ओपन में अगर बैठे हैं मॉर्निंग में, तो नेट तो मैं लेके घूमता नहीं रहूँगा कि जिथे पे तो खोल के तो बिच वड़ जा पौधे, तो मॉस्पेल का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लोशन का यूज़ कर सकते हैं कि जब आप लगाओ तो मच्छर दूर आपसे रहने पर मजबूर हो। तो कुछ ऐसे लोशन जो हैं वो मिल जाते हैं, साशे भी हैं, ज़रूरी नहीं कि बॉटल जो थोड़ी सी अभी एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो आप साशे इस्तेमाल कर सकते हैं, जेब च रखो, जिसे देखें कोई मीटिंग है या कि गैदरिंग में बैठे हैं तो आप खोलो और थोड़ा सा मल लो अपने जिस्म में जो हिस्सा आपका नंगा है, गर्दन है, कान है, तो आप अपने हाथों पे लगा सकते हैं। तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा, बच सकते हो। तो ये वो चीज़ें जो आप ही नहीं बताई हैं, जैसे मैम ने कहा कि घरों के अंदर जो हमारे कर्टन हैं, पर्दे जो लगे हुए हैं, या ऐसी चीज़ें जहाँ ज़्यादा हम सामान स्टोर कर देते हैं, तो इन जगहों पे भी मच्छर की पैदावार जो बहुत आम है। अभी रात को मैं छत पे था तो मुझे हल्का हल्का ना काट रहा था, शॉर्ट पहना हुआ था मैंने, तो सोच रहा था कि यार इतनी गर्मी है, ये मर नहीं रहा, वरना पहले लोग कहते हैं यार गर्मी आएगी मच्छर मर जाएगा, काम सीधा हो जाएगा, पर नहीं मर रहा, छुप जाता है भाई, ये मच्छर ये छुप रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर सकते, फिर मैंने मॉस्मेल थोड़ा सा लगा लिया और मैं फिर काफ़ी देर वहाँ ऊपर छत पर रहा। तो ये चीज़ हम इस्तेमाल करके जब सोना है तो नेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। और क्या क्या चीज़ें होगी, हमारा पानी हो गया, साफ़ पानी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिटेशन का हो गया, और प्लस मलेरिया का हो गया। इसके अलावा आप हाइजीन के हवाले से क्या चाहते हैं कि आपके एरियाज़ में सेशन हो सकें, अवेयरनेस हो सके, तो क्या होगा? डेंगू जो है
वो आगे भी बात हो रही थी कि साफ़ पानी से उसकी पैदावार है, गंदे पानी से उसका लेन देन नहीं है। जहाँ साफ़ पानी होगा, फॉर एग्जांपल हम घर पे रात को अक्सर टब भर के रख देते हैं या थोड़ा सा पानी बच जाता है, हम गिराते नहीं हैं, परिंदों के लिए हमने रखा होता है, उस पर डाल देते हैं। गमलों के अंदर नीचे ट्रे वगैरह जो घरों के अंदर होती हैं तो उसके अंदर भी पानी आ जाता है। इन चीज़ों की आप सफाई रखेंगे, साफ़ पानी आप 2 से 3 दिन मत जमा होने दें। एक रात से डेंगू पैदा नहीं होगा, लेकिन अगर 2 से 3-4 दिन हो जाएंगे तो ज़रूर उसके अंदर पैदा होगा। और डेंगू जो है वो उससे थोड़ा सा ख़तरनाक है, क्योंकि डेंगू की वजह से जो वाइट सेल गिरते हैं तो बड़े ही फौरी तौर पे गिर जाते हैं। वो ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता करके 200 के डिग्बे 300, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फौरी तौर पे वो गिर जाते हैं और वो बंदे की जानलेवा साबित भी हो सकते हैं अगर कवर नहीं कर पाए। तो इसका भी आपने एहतियात करना है। इसके भी हम सेशन और अवेयरनेस रख सकते हैं डेंगू के हवाले से भी। कराची के अंदर आज अभी इन दिनों में एक बड़ा वायरस का नाम आ रहा है, पता है किसी को? नेग्लेरिया, सुना है कभी किसी ने नाम? वायरस देखा कभी किसी ने? बड़ी पूंछ होती है इतनी लंबी उसकी, देखा किसी ने? पानी के अंदर रहता है वो, टैंकों के अंदर। हाँ, बड़ी बड़ी पूंछें होती हैं, दुम होती है उसकी। वायरस है, वायरस नज़र नहीं आता आंख से, मजाक कर रहा था। नेग्लेरिया जो है वो गर्मी के अंदर अफजाइश पाता है और जो हमारे घरों के टैंक हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो पैदा हो जाता है। उस वक्त पैदा होता है जब हमारे पानी के अंदर क्लोरीन की कमी आ जाती है। तो ज़रूर अब क्लोरीन जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें टैंकों के अंदर। और मोस्टली लोग टैंक डलवाते हैं घरों के अंदर, तो आप ज़रूर जो उसकी टैबलेट हैं क्लोरीन की वो पानी के अंदर इस्तेमाल करें ताकि नेग्लेरिया पैदा ना हो। नेग्लेरिया अगर हम पी जाते हैं पानी, तो वायरस अगर पी गए हैं तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी जान को कुछ नहीं होगा। अगर मैंने नाक में डाला और अच्छे से ऊपर खींच लिया पानी, ना लोग साफ़ करते हैं, पानी डाला और ऊपर खींचा और फिर साफ़ किया, फिर पानी डाला और साफ़ किया, तो वो नाक के ज़रिए मेरे दिमाग पे जाएगा और इसका भी इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। और करेगा क्या? वो भूखा है, वो पानी नहीं पीता, वो भूखा है, वो गोश्त खाता है, तो मेरे दिमाग जाके वो खाएगा। कोई इलाज नहीं है। मैं उस दिन पूरी इसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उन्होंने बोला दुनिया के अंदर इसकी ट्रीटमेंट है ही नहीं। अगर ये नाक के ज़रिए आपके दिमाग में चला गया, आप बच नहीं सकते, एंड हो गया आपका, और विद इन वीक आपका दिमाग खा जाएगा और आप ख़त्म। तो इतना ख़तरनाक है। और ये सारी चीज़ें जो है इसकी हमें अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। ये फॉर्म मैं अभी आपको देता हूँ, तो जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है आप डेट वाइज हमें बताएंगे, फिर हम इनको कलेक्ट कर लेंगे। जिसके पास फ़ोन वाला कैमरा है वो ज़रूर तस्वीर बनाए ताकि ये प्लान उसके पास भी रहे, ठीक है? तो मैं एरिया वाइज देता हूँ ये, तो आप इसको थोड़ा ज़रा देख लें। एक और प्रोग्राम जो मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि कारितास पाकिस्तान कराची जो है मलेरिया की अवेयरनेस जो है वो कैंपेन शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपके तालीम सर मंशा से कहूँगा कि वो आएँ और इसके बारे में थोड़ी सी हमारे साथ बातचीत करें, इसका इंट्रोडक्शन दें कि है क्या ये। शुक्रिया सरफराज। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस टीओटी में शामिल होने के लिए, और ख़ास तौर पर अपने डायरेक्टर और आज के चीफ गेस्ट फादर जी का, जिन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और आज हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी, और ख़ास तौर पर BTL TV का, उनकी टीम का आज की कवरेज के लिए, और हमारी ख़ास मेहमान हमारी एक्स एनिमेटर जो हैं शमीम यूनस, उनको भी हमने आज के प्रोग्राम की इनविटेशन दिया तो हमने काफ़ी सारे एक्स लोगों को था, लेकिन उन सब की नुमाइंदगी करती वो हमारे साथ शामिल हुई हैं, तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कारितास अपने वॉश प्रोजेक्ट के अंदर एक कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं मलेरिया और डेंगू की अवेयरनेस के हवाले से। उसका आज हम इफ्तिताह करेंगे फादर जी के साथ मिलकर। इस कैंपेन के अंदर जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स हम आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। एक तो हम प्लान कर रहे हैं कि एक हम टीवी शो करेंगे गुड न्यूज़ टीवी के साथ मिलकर, जिसमें हम मलेरिया और डेंगू की आगाही के लिए एक पैनल डिस्कशंस जो है वो करेंगे, जिसमें हम डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं और कुछ लोग और हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो हमें मलेरिया की एहतियाती तदाबीर के हवाले से, और अगर मलेरिया हो जाता है तो किस तरह हम इसका मौसर इलाज कर सकते हैं, और इसी तरह डेंगू के हवाले से
और फिर कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस के हवाले से कुछ ऐसे बड़े पैनाफ्लेक्स बनाए जाएं जो आपके ज़रिए आपके इलाकों में ऐसी नुमाया जगह पे लगाए जाएं जहां पे लोग जो हैं उसको देखें, पढ़ें, जानें, तो वो उससे भी एक आगाही का अमल जो है वो लोगों में बढ़ेगा। तो ये आने वाले दिनों में फिर आपने अपने प्लान ऑफ एक्शन में अगर ये चीज़ें डाली हैं, कहीं स्प्रे की ज़रूरत है, कहीं अवेयरनेस सेशन की ज़रूरत है, तो ये सारे इस कैंपेन में कुछ तकरीबन हम समझ लें ये जून का पूरा महीना जो है इसमें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपनी इस कैंपेन में हम मुख्तलिफ़ जो सरगर्मियाँ हैं वो आपके इलाके में और मुख्तलिफ़ जगहों पे एक हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक अवेयरनेस का पम्फलेट भी तैयार करें और वो डिज़ाइन हो गया है, उस जैसे ही वो प्रिंट हो जाता है तो वो भी हम आप सबके साथ शेयर करेंगे ताकि आप दूसरे लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को फैला सकें। तो मैं अब फादर जी से और मैडम से भी दरख्वास्त करूंगा और अपनी एक्स एनिमेटर से भी कि वो आएँ और ये हमारी जो कैंपेन है उसका इफ्तिताह करें हमारे साथ मिलकर। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि फादर जी इसके मैसेज से, बातों से बड़ा इनकर्ज होते हैं हम लोग और बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हीं बातों को हम आगे इम्प्लीमेंट कर जाते हैं लोगों के साथ डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट तरीके से। तो आपकी भरपूर तालियों में आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ चंद अल्फाज फादर जी। अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे साथ एक दोस्त थे, वो कह रहे थे कि कारितास का काम क्या है, कारितास करता क्या है। तो मैं उसे बता रहा था कि ये कारितास क्या करता है। कारितास वो काम करता है जो दूसरे लोगों के लिए करना बड़ा मुश्किल होता है। खिदमत भी है और ख़िदमत के साथ साथ मेहनत और दूसरे उन लोगों तक रसाई है जो कि जहाँ पर आम लोग पहुँच नहीं पाते। और फिर दूसरी जो बुनियादी बात है वो चर्च के प्लेटफॉर्म से करता है। आम तौर पर हमारे यहाँ यही कहा जाता है जी कैथोलिक चर्च ने हमारे लिए किया क्या है। तो ये वो लोग हैं जो अक्सर औक़ात हमारे लिए जो है ना उन चीज़ों को अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें पहले हमारे बड़ों ने कर दी हैं। और आज जब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हर कोई अपने अपने महदूद एरिए में मुख्तलिफ़ तरीके से बड़े खुले दिल के साथ काम जो है वो कर रहे हैं। और यही खिदमत है, इसी को सलाम है और इसी को जो है खुदा बरकत देता है। तो यकीनन हमारे एनिमेटर्स, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, सारे पूरा ऑफिस इसमें अनथक मेहनत करता है। हमारे तमाम जो है मेंबरान के साथ जो इलाकों में मौजूद हैं, तो कोई भी इनफरादी तौर पर काम नहीं करता, बल्कि सब मिलजुल कर इसमें अपना एफर्ट डालते हैं और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचते हैं कि जहां कामयाबी उनके मुकद्दर जो है वो बनती है। तो इसलिए कारितास जो है वो इन तमाम मामलात में उन तमाम अपने भाइयों बहनों बच्चों बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी वसातत से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। खुदा करे कि एक दूसरे की मेहनत और तवज्जो के साथ हम खुदा की मर्ज़ी को इसी दुनिया में रहते हुए पूरा करें, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद ही खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द एनिमेटर्स एंड एवरीवन। खुदा करे कि हम इसी तरह अपने जी जान से अपनी खिदमत जो है वो अदा करते रहें। वेरी गुड, वेल डन। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.